आप सबको नमस्कार। मेरा नाम सोनिया है। मैं थेरेपिस्ट हूँ। आर्ट यूज करती हूँ थेरेपी के लिए। आप सब मुझे कुछ हद तक जानते हैं। बहुत दिनों से मैं सेशंस ले रही हूँ कि मानसिक संतुलन को कैसे बरकरार रखना चाहिए और आपको साइकोलॉजी के बारे में बताती हूँ कि मानसिक संतुलन और मानसिक ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके बारे में बहुत तरीके से बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने मेडिटेशन भी किया था और आप सबने बहुत कुछ मेरे साथ शेयर भी किया था। और ये वाला जो एक बातचीत होती है, इस बातचीत से भी बहुत थेरेपी मिलती है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है 1 घंटे के बाद सबके साथ इतनी बातें करी, सबने बातों का जवाब दिया और सब खुशी खुशी अपनी बातें बता रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को सुकून मिलता है कि हम एक दूसरे के इस वक्त काम आ रहे हैं। तो मानसिक संतुलन के लिए बहुत ही एक बॉटम लाइन हमारे जो मेरे मेंटर है, जो मेरे गुरु है इस फील्ड में, तो वो कहते हैं कि सबसे बेसिक जो कहते हैं ना कि सिंपल चीज को हम बहुत ही मुश्किल बना देते हैं। तो वो सिंपल चीज क्या है? जियो और जीने दो। कैसा लगा, है ना? तो अगर सब लोग इस फिलॉसफी, इस फलसफा को इस्तेमाल करें, जियो और जीने दो, तो किसी को मानसिक प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को स्ट्रेस नहीं होगा, है ना? तो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर इंसान में अपना दिमाग है। हर इंसान अपना दिमाग को चलाना जानता है और हर इंसान के अंदर जो दिमाग की तरह जो बातें चल रही है, वो उसकी जरूरतों के लिए चल रही है ना? तो इसलिए हम सब ने एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना है, चाहे वो अपने फैमिली में हो, चाहे वो सेंटर में हो, चाहे वो दोस्त हो, सोसाइटी में हो। एक दूसरे के ऊपर बहुत फेथ रखना है और बहुत सिंपल कहावत है ये, जियो और जीने दो, है ना? तो अगर आपको कोई बुरा कहता है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो अगर आप इस फलसफा को इस्तेमाल करोगे, जियो और जीने दो, और अगर किसी को कोई बात ऊंची बोल दी किसी ने, तो आप उसके सामने कम आ जाओ। क्योंकि आप क्या पता कोई ऐसा रिश्ता है आप लोगों में, आप दोनों में, कि अगर आपके सामने आते ही उनको गुस्सा आता है तो आप उस गुस्से का कारण ही मत बनो। तो बहुत ही सिंपल वेज है लाइफ में स्ट्रेस को हैंडल करने के। तो आज मैं आपको अपनी मेरी बहुत ही अच्छा चालू हुआ है। एक दिन की छुट्टी ना म्यूट कर लेंगे, तो सुरेश नहीं था जब तू करा है, तो नेक्स्ट कहां दिलाया? ऑडियो को म्यूट कर लेंगे प्लीज। या थैंक यू। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। आज का टॉपिक है तनाव, स्ट्रेस। ठीक है, बहुत ही खूबसूरती से मेरे कोलीग ने, मेरा यंग फ्रेंड है, कोलीग है पुलकित शर्मा, उसने ये किताब लिखी है, ये वाली किताब लिखी है। तो इसके अंदर से मैंने अभी उससे फोन करके उससे परमिशन ले ली कि मैं क्या आपकी किताब से अपने इस छोटे बड़े फ्रेंड्स जो मेरे सामने आज वीडियो में आ रहे हैं, उनसे मैं जूम कॉल में ये कहानी और उनको स्ट्रेस के बारे में जितना खूबसूरती से आपने लिखा है, मैं क्या शेयर कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला जरूर कर सकते हो। तो मेरे को बहुत बहुत उनको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी किसी की किताब से हम किसी के साथ कुछ शेयर करें तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये इलीगल होता है उनसे पूछे बिना, कोई या तो कॉपी करना या किसी से शेयर करना। तो मैंने उनसे शेयर करना ठीक समझा, पूछना ठीक समझा। तो आज हम तनाव और स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। तो ये कहानी है एक लड़का अनीश की। तो अनीश 26 साल का लड़का, वो थेरेपी में जब आया, उसको तनाव हो रहा था। क्यों हो रहा था उसकी कहानी पहले सुनाती हूँ, फिर तनाव क्या होता है, क्यों होता है। तो आपको याद होगा जो हमारा पहला सेशन हुआ था, आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किया था कि नींद नहीं आती है, पेट में प्रॉब्लम रहती है, सिर में दर्द होता है, दिल बहुत धड़कता है। तो ये चीजें स्ट्रेस का ही कारण है। तो वो सब इस चैप्टर से मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, और आपको पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इस चीज की नॉलेज मिले, और अगर वक्त अलाउ करेगा तो थोड़ी सी मेडिटेशन भी कर लेंगे।
तो अनीश आया थेरेपी पे पुलकित के पास, और उन्होंने बोला कि मेरे को बहुत पैनिक हो रहा है, घबराहट हो रही है, मेरे पेट में बार बार प्रॉब्लम हो रही है, अजीब सा लग रहा है, दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, दिल में कभी कभी थोड़ा सा चेस्ट में, छाती में दर्द भी होता है, और अंदर से इरिटेशन होती है, खुंदक सी आती रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, और एनर्जी तो बस पूछो मत, बिल्कुल लो लेवल में है, कुछ करने का मन नहीं करता। तो उसने ये भी बोला कि उसको इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ भी हो, बुखार, इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। तो उसकी कहानी ये थी कि उसने अभी 3 साल पहले इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था, और अब वो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन देने जा रहा था, 26 साल का लड़का। और वो एक छोटे से गांव से आया था, बिहार के गांव से आया था, और अभी वो दिल्ली में आ गया था कुछ कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने। तो उसने बताया कि वो बहुत डिस्टर्ब रहता है, और उसको लगता है कि वो अपने एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा, उसके अंदर घबराहट थी। तो जब उसकी हिस्ट्री पूछी, उसके बारे में पूछा कि क्या हुआ है, आपकी जिंदगी में क्या है, आपके परिवार में क्या है, तो उसने बोला कि उसका परिवार में बहुत प्रॉब्लम्स रही है। तो उसने कहा कि वो बहुत ही दूसरे कास्ट से आया है, जहाँ पे उसके माँ बाप को बहुत ही छोटे मोटे काम करने पड़े गांव में, और थोड़ा सा उसको शर्म आती थी। और लेकिन इस चीज ने कभी भी उसके माँ बाप को नहीं रोका कि वो अपने बच्चों पे उम्मीद छोड़ सके। तो उन्होंने अपने बच्चों पे उम्मीद रखी कि हम कुछ नहीं बन पाए, चाहे हम झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे हम सफाइयां कर रहे हैं, चाहे कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तुम अपनी जिंदगी बनाओ। तो वो चाहते थे कि मैं अपना करियर बनाऊं, अपना सोसाइटी में मेरा रेपुटेशन हो, अच्छा नाम कमाऊं। तो कहता है वो बचपन से, लेकिन स्कूल में जब जाता था तो बहुत लोग उसको चिढ़ाते थे कि तेरे माँ बाप तो ये है, तेरे माँ बाप वो करते हैं। तो फिर उसने पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया, उसने इस बातों को नजरअंदाज कर दिया, वो अपने पढ़ाई में डटा रहा। उसने फिर अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया, और उसका एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। अब डिग्री के बाद उसको सिविल सर्विसेज करना था, लेकिन और वो अपना पूरा मन दिल जान से लगा के अपने एग्जाम में पढ़ाई करने में लगा हुआ था। अब नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में, जो सिविल सर्वेंट का जो एग्जाम होता है, उसमें उसको बहुत ही जिसे कहते हैं ना पावरफुल प्रोफेशन कहते हैं, कि बड़ा नाम कमाने वाला इंसान होगा ये। तो उसने पुलकित को ये समझाया कि यही उसका एम है कि वो अपने माँ बाप का नाम बढ़ाना चाहता है। उन्होंने इतने छोटे मोटे काम करके मुझे बढ़ाया, और मैं अपना नाम कमाना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ, फेमस होना चाहता हूँ। क्योंकि उसने ये भी कहा कि उसके माँ बाप का जो सेल्फ रिस्पेक्ट था वो बहुत ही दागी हो गया था, और उनको गांव में भी उनको बहुत नीच की तरह देखा जाता था। अब उसने पढ़ाई करनी शुरू कर दी, उसने अपने सपने बुनाने शुरू कर दिए, कि मैं अब ये बैकवर्ड क्लास जिसे कहते हैं, ये सब भी अपनी पढ़ाई करके मैं आईएएस ऑफिसर बन के, मैं ये जो जितना भी मेरे माँ बाप ने स्ट्रगल किया है, मैं ऐसे क्लास अपने माँ बाप के और अपनी फैमिली के क्लास के लोगों को सोसाइटी में नाम देना चाहता हूँ। उनको इतनी प्रॉब्लम से नहीं निकलना चाहिए, इक्वालिटी में रहना चाहिए। तो उसने जब पहला अटेम्प्ट किया, तो वो एक रूम में अपार्टमेंट उसने लिया था, एक रूम में रहता था, और 12-12 घंटे किताबों में रहता था और इंटरनेट में पढ़ाई करता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस एग्जाम में फेल हो गया। इसकी वजह से उसको बहुत डिप्रेशन हो गया, वो बहुत ही धक्का पहुंचा उसको। फिर उसने सेकेंड अटेम्प्ट किया। सेकेंड अटेम्प्ट में देखा कि उसके सेहत पे बना, ये उसके हेल्थ पे बना गई थी ये प्रॉब्लम। उसका एनर्जी नहीं रही, उसका बहुत जल्दी थक जाता था, और जब सुबह का काम खत्म करता था तो वो बेड पे एकदम से गिरता था और सो जाता था। और उसकी थकावट की वजह से उसके अंदर की जो धड़कन थी, दिल की धड़कन बहुत ही जा रही थी, और अंदर जैसे घुटन सी उसको महसूस होने लग गई थी छाती में।
उसका जो अंतरिया जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो भी, उसके ऊपर भी असर हो गया था, और वो खाना भी ठीक तरह नहीं खा पा रहा था। इसकी वजह से उसकी सेहत बिगड़ती ही गई और उसकी एनर्जी पढ़ाई के लिए रही नहीं गई, और वो फिर से अपने एग्जाम में देने के लिए डर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था वो फेल हो जाएगा। इसकी वजह से उसके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत आ गया, और चिड़चिड़ापन ज्यादा आ गया, क्योंकि जब भी मेडिकल टेस्ट होते थे उसकी सेहत को लेकर, तो वो और घबरा जाता था। इसकी वजह से उसका स्ट्रेस बहुत बढ़ गया, और वो थेरेपिस्ट के पास आया कि मेरे को प्लीज हेल्प करो, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मेरे सपने बुन लिए, मैंने अपने माँ बाप को कोई नाम देना है, और ये इनइक्वालिटी है हमारे समाज में, उसको रोकना है, आप प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, बहुत स्ट्रेस हो रहा है मुझे। अब लेट्स अंडरस्टैंड, अब हम समझते हैं कि तनाव होता क्या है। ठीक है, पुराने वक्त में तनाव समझ लीजिए कि एक इंसान के साथ साथ रहता था, है ना। और मतलब अगर हम उसका पॉजिटिव साइड देखें, तो वो हमारे को एक अंदर से ताकत देता था कि अच्छा मेरे पास पैसों का तनाव है, चलो और मेहनत करते हैं। रिश्ते का तनाव है, चलो कोऑपरेट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं हस्बैंड के साथ, बीवी के साथ। और एग्जाम का तनाव है, कमरा बंद करके सिर्फ पढ़ाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो हमारे जो पहले की पीढ़ी रह चुकी है, वो जब इन सिचुएशन के चैलेंजेस को हैंडल कर लेती थी। लेकिन आज आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई है। आज हमारी शोर शराबा बहुत है, लड़ाइयां बहुत हो गई है स्ट्रेस की वजह से, घर में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और बहुत नाजुक शरीर हो गया है। खाना भी शायद ठीक इतना नहीं मिलता जैसे पहले इतना स्वच्छ होता था, और काम की जगहों में भी बिजली पानी के खर्चों पे ज्यादा, बॉसेस जितने ओनर्स होते हैं काम की जगहों में, तो वो बिजली पानी के खर्चों पे ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं, सैलरी कम देते हैं। और इन अ वे आप समझ लीजिए कि बहुत ही थकावट हो गया है, मल्टीटास्किंग हो रही है, कि हम हमें घर भी चलाना है, पैसे भी कमाने हैं, बच्चों को भी देखना है, माँ बाप को भी देखना है। तो ब्रेन कितना कर लेगा, इंसान कितना कर लेगा, राइट। अब हम हमको मालूम है कि पैंडेमिक की वजह से भी ये स्ट्रेस पूरा दुनिया में फैल चुका है। तो जो डेटा कहता है स्ट्रेस को, कहते हैं कि 6-10 में से 6 वर्कर्स जो हमारी पूरी दुनिया में है, उनमें स्ट्रेस बढ़ है। 4% स्ट्रेस वाले नहीं होंगे शायद, लेकिन 6% हमारी पूरी दुनिया में, 10 से अगर हम उसको स्केल 0 to 10 करेंगे, तो 6 पूरी दुनिया में स्ट्रेस बहुत है। और 2016 के सर्वे में देखा गया है कि 2 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स जो है इंडिया में, वो 46% अंडर स्ट्रेस है। सोचिए जरा आप। और क्यों? क्योंकि रिश्तों में प्रॉब्लम है, काम में प्रॉब्लम है, और जो खाना पीना जो कंज्यूम कर रहे हैं उसका कल्चर भी बदल चुका है। लोन बहुत ले रहे हैं लोग, और वक्त इतना नहीं है कि बंदा कोई आराम से बैठ के शांति से खाना भी खा सके, और अपने आप को आराम से चौकड़ी मार के रात को टीवी भी देख सके। बहुत स्ट्रेस हो गया है। तो ये एक जनरल सिंड्रोम है हम सब में। हमारी, अब हम थोड़ा सा मनोविज्ञान को समझते हैं कि हमारा इंसान का मनोविज्ञान क्या है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस के शिकार बन जाते हैं। वो ये है कि हमारा जो मनोविज्ञान है, जो हमारा जो सिंड्रोम है, वो 3 तरीके से जवाब देता है स्ट्रेस को, स्ट्रेस का शिकार बनता है। कोई प्रॉब्लम आई तो अलार्म हो जाता है ना, चौकन्ने हो जाते हैं। दूसरा, इसको अलार्म कहते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस, प्रतिशोध। तो प्रतिरोध, प्रतिशोध आई थिंक इसको कहते हैं। तो मतलब हम अपने आप को रोकते हैं, नहीं, एडजस्ट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने सपने तोड़ना शुरू कर देते हैं कि नहीं, एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो बहुत ही अंदर से भावुक होकर अपनी मुट्ठी बंद करके चुप जहर पीते रहते हैं। ऐसे करने से हम थकावट तक पहुंच जाते हैं, राइट। तो
कोई भी तनाव बाहर से आए, तो वो बाहर से आए तो हमारा जो एक इक्विलिब्रियम है, जो हमारी जो अंदर जो कहते हैं ना 5 तत्व का जो एकत्रित होना, इक्वल होने का जो एक हमारे अंदर ताकत है, वो उसको अनइक्वल कर देता है। हमारे अंदर जो हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स है वो एकदम से इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, तो स्ट्रेस हो जाता है। इसकी वजह से क्या क्या होता है हमारे शरीर में, हमारा ग्लूकोज बढ़ जाता है, शुगर, डायबिटीज की बीमारी शुरू हो जाती है, हमारा हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, 100 से बढ़ जाता है 120 130, बहुत लोगों का तो उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, और हमारे को पसीना आना शुरू हो जाता है। तो इसको हम एक और शब्द देते हैं, फाइट और फ्लाइट। तो या तो हम इससे लड़ते हैं या फिर भाग जाते हैं, है ना। तो इसको अगर फिर हम आते हैं इस तनाव में थोड़ी देर के लिए अपने आप को हम रेजिस्ट करते हैं, चलो शांति से इसको समझते हैं, है ना, इस तनाव को। तो हम इसको कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं तनाव को। तो उसमें ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज, स्ट्रेस, ये सब और हाई रेंज पे चला जाता है जब हम उसको रोकते हैं, दबाते हैं। लेट्स से, आई थिंक वो बेटर वर्ड होगा, दबाते हैं। और क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपना माइंड लेकर, बॉडी लेकर उसको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेस को खत्म करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से हमारा जो प्रतिशोध है वो बहुत लंबा खिंच जाता है, और उसकी वजह से हम आ जाते हैं थकावट के तीसरे फेज में। अब ये वाला जो फेज होता है, इसमें हमारी एनर्जी लेवल खत्म हो जाती है, और सबसे बड़ी हानिकारक जो होता है, हमारा पूरा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून मतलब जिससे हमारे इन्फेक्शंस ना हो, हमारी इम्यूनिटी बनी रहे, वो अटैक होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से बहुत तरीके की बीमारियां होनी शुरू हो जाती है, कोविड भी हो जाता है जल्दी, वायरस भी हो जाता है जल्दी, और बड़ी बड़ी नर्व की बीमारी होनी शुरू हो जाती है, बहुत बीमारी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इतना मैं कहूंगी, हाँ, सांस की बीमारी होनी शुरू हो जाती है। तो लेकिन इतना मैं कहूंगी कि स्ट्रेस सारा खराब नहीं होता, है ना। तो जो स्ट्रेस होता है थोड़ी देर के लिए, तो वो हमारी लाइफ में समझ लो एक पुश देने के लिए होता है। ये स्ट्रेस अच्छा है। जब तक मैं डरूंगी नहीं, मैं पढ़ूंगी नहीं। जब तक मैं डरूंगी नहीं, मैं काम नहीं करूंगी। मुझे कोई चाहिए पुश करने के लिए, तो मैं बहुत अच्छा करूँ। ठीक है। अगर वो स्ट्रेस में आपकी शारीरिक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, तो वो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं कि सबसे ज्यादा कॉमन वजह क्या है स्ट्रेस की, क्यों आया कि मैं आज इतना बीमार हो गया हूँ, बीमार हो गई हूँ। क्या ये इतनी बड़ी स्ट्रेस पूरी दुनिया में है, और इसको कैसे ठीक करते हैं? हमारी सोच में कोई कमी आ गई है, हमारी सोच समझ में कोई कमी आ गई है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं लाइफ में? तो बहुत ही इसके ऊपर टेस्ट करा गया, स्टडी करी गई, कि हम रिलैक्सेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को अनबाइंड भी नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल एक मशीन की तरह शरीर हो गया है। और अब स्ट्रेस का लेवल बिल्कुल ड्रामा की तरह बनता जा रहा है, नहीं, ड्रामा ही बन जाता है। अ, जो हमारे अंदर, अब आपको ये समझने वाली बहुत जरूरी बातें हैं, इसमें शर्माना नहीं है, इसको अपनाना है। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे देखेंगे, राइट। हमारी सब में डिजायर्स है, प्लेजर, डिजायर, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे चिप्स खाने हैं, मुझे मूवी देखने जाना है, मुझे वॉक करने जाना है, या फिर मुझे वॉक तो चलो रिलैक्सेशन है, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर मुझे ये करना है, मुझे कमाना है, बहुत बहुत पैसा कमाना है, मुझे बिल्डिंग बिल्डिंग खड़ी करनी है ना। तो ये जो डिजायर्स होती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। हम बहुत स्पिरिचुअल टॉक सुनते हैं, कहते हैं अपनी उम्मीदें कम करो, लेकिन इस चीज को अगर हम साइंटिफिक वे में समझेंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ स्पिरिचुअल टॉक सुनेंगे, तो स्पिरिचुअल टॉक में मैं सिर्फ एक चीज कहती हूँ कि चैप्टर 5 में हम आ जाते हैं स्पिरिचुअल टॉक सुन के। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक तो हमारे को पता ही नहीं होता क्या हो रहा है।
फिर अगर हमें यूट्यूब में स्पिरिचुअल टॉक, तो जो आप ये मेंटल हेल्थ टॉक सुन रहे हैं इसमें स्पिरिचुअल टॉक भी है, साइंटिफिक टॉक भी है, क्योंकि उसमें स्टडी करी गई है, रिसर्च करा गया है, और उसमें आपको A to Z बताया जाएगा कि आप अपने आध्यात्मिक एज वेल एज साइंटिफिक वे से अपनी जिंदगी को कैसे सुधार सकते हो, समझ सकते हो और फिर सुधार सकते हो। तो साइंस ये भी कहती है कि हमारे अंदर एक घमंड भी है ना, एक अंदर जिद है कि नहीं मेरे बच्चे ऐसे ही बात करेंगे मुझसे। हम बच्चों को शायद कुछ हद तक इंसान नहीं समझते, हम उनको समझते कि वो हमारे बच्चे हैं, वो भी माँ बाप का प्यार ही है कि हमारे बच्चे हैं, हमारा फर्ज है अपने बच्चों को देखना। लेकिन उस प्यार के साथ साथ हमारे को बच्चों को एक पेरेंटल ईगो नहीं होना चाहिए, एक माँ बाप बनने का एक ईगो नहीं होना चाहिए। माँ बाप बनने का एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें ही जिंदगी के उतार चढ़ाव मालूम है। हमने 100 साल के बाद, 16 साल के बाद, 18 साल के बाद बच्चों को बता दिया कि भाई तुम्हारे इस करनी से ये होगा। आगे कभी कभी हमारे को बच्चों को छोड़ना पड़ता है, लेकिन अब वो छोड़ते नहीं है, तनाव लेकर बैठ गए। वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है। तनाव की जगह नॉलेज होनी चाहिए। अब इस मेंटल हेल्थ टॉक में वो नॉलेज भी सिखाते हैं कि कैसे निगरानी रखो, क्या क्या नोटिस करो कि जो उनके लिए गलत है, क्या क्या नोटिस करके आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है, ये सही है। राइट। सो ईगो भी बहुत होती है कि नहीं हमें इतना ही कमाना चाहिए, हमारे खानदान का स्टेटस ये है तो ये ही कमाना चाहिए, हमारा इससे कम हो जाता है स्ट्रेस हो जाएगा, है ना। हमारी बेटी है, हमारे को उसको इस घर में डालना है, उसको ये पढ़ाना है, वो पढ़ाना है। यस, पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन ईगो नहीं आनी चाहिए, घमंड नहीं। नॉलेज जिंदगी की होनी चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा, बरकत भी होगी, सक्सेस भी होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। अब काम की जगह में भी हम बहुत सारी हमारी बातें खुल जाती हैं, तो उसमें भी हमारा ईगो आ जाता है कि नहीं हमने ये बातें उनके साथ नहीं करनी है। अरे भाई, मानसिक संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य उन्हीं का है जो खुल के अपनी जिंदगी जीते हैं। अपनी कमियां हैं बताओ खुल के, हाँ मेरी कमी है। बच्चों को अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए कि मेरे साथ ये हो गया, मुझे अब बताओ क्या करना है। क्यों शर्माती हो, बच्चों में ईगो क्यों है आजकल। तो ये ईगो ही स्ट्रेस देता है। नहीं, गूगल पेरेंटिंग हो रही है, अब तो हमें सब मालूम है क्या करना है, तो हम माँ बाप से नहीं पूछेंगे। राइट। तो उससे उस ईगो से भी मानसिक स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आती है कि हम नहीं पूछेंगे, अपने आप करेंगे, माँ बाप डांट देंगे, और डांटेंगे तो क्या हो गया, आप सुन लो, आप जवाब मत दो, अपने बर्ताव पे ध्यान दो, तो आपको मानसिक प्रॉब्लम नहीं होगी। बर्ताव सबसे बड़ा एक वो पटरी है एक रेलगाड़ी की, अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो रेलगाड़ी गिर जाती है। और अगर बर्ताव जैसे रेलगाड़ी की पटरी बिल्कुल स्मूथ रहेगी, अच्छा रहेगा, अपनी अंदर की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करोगे तो स्मूथ रहेगा, तो रेलगाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, तनाव नहीं होगा। अच्छा, अब इतनी कंज्यूमर गुड्स भी बहुत आ गए हैं, है ना। तो आप एक डाइनिंग टेबल पे एक वक्त होता था, एक बस दाल सब्जी बनाई खा लिया। अब तो चाइनीज भी खाना है, मेरे को ये पिज्जा भी खाना है, बर्गर भी खाना है, दाल रोटी सब्जी भी खानी है। तो इसकी वजह से भी तनाव हो जाता है, क्योंकि इतने सारी ऑप्शंस आ गए हैं, है ना। गाड़ी भी ये लेनी है, गाड़ियां कितनी आ गई है, गाड़ी ये लेनी है, मोटरसाइकिल ये लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे ये वाला फोन लेना है ना। अब तो ये लेटेस्ट फोन आया है, इसमें अब बहुत सारे फैसिलिटीज है, अब मुझे ये वाला फोन लेना है। तो ये सारे तनाव के कारण होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी जीना छोड़ दो, डेफिनेटली इंजॉय करो, लेकिन वो नजरिया क्या होना चाहिए वो आपको बदलना है, उसके ऊपर हम आएंगे। हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अब है ये सोचना कि जब हमारा तनाव आता है तो हम बाहरी तरफ इम्पोर्टेंस देना ज्यादा शुरू कर देते हैं, हमारे से अपने से जो अटेंशन हमारे ऊपर होनी चाहिए, अपने ऊपर होनी चाहिए, वो खत्म हो जाता है। ये सबसे बड़ी हम गलती करते हैं जब हम दूसरों के ऊपर ध्यान ज्यादा देते हैं, देखते हैं, और हमारी अपने ऊपर से नजर खत्म हो जाती है। ये सबसे बड़ा कारण होता है
तनाव का। अब ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए तनाव की? ठीक है, मेरे को पेट में प्रॉब्लम हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, रात को सोया नहीं जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, फोकस नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, अब करें क्या? ट्रीटमेंट क्या करें? सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है थेरेपी का। और फिर हमारे को कोपिंग मैकेनिज्म्स आने चाहिए कि जो थोड़ा सा ड्राइंग कर ली, म्यूजिक कर लिया, फ्रेंड्स के साथ वॉक के लिए चले गए, दोस्तों के साथ थोड़ा सा बैठ के उनके साथ खा पी लिया, और मम्मी पापा के साथ बैठ के थोड़ी गेम्स खेल लिए। तो ये ट्रीटमेंट अच्छा है, कोपिंग मैकेनिज्म अच्छा है, थोड़ा टीवी देख लिया, यू नो। बट ये, और दवाइयां भी हो जाती है, कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती है तो थोड़ी दवाइयां खा लो। लेकिन ये चीज देखा गया है कि इन चीजों में थोड़े लिमिटेड वो है, ट्रीटमेंट है, थोड़ी लिमिटेड ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट होनी क्या चाहिए? हमारे पास स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत अलग अलग टेक्निक्स भी है। अब मैं आपको अपनी कहानी, अपना वो बताती हूँ कि हमारे मेंटल हेल्थ में कैसे कैसे तरीके के डॉक्टर्स होते हैं। एक होते हैं जो दवाई देते हैं, जिनको साइकेट्रिस्ट कहते हैं। एक होते हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जिनको दवाई के बारे में नॉलेज होती है, और वो डॉक्टर्स का साथ देकर दवाई के बारे में पेशेंट से बात कर सकते हैं और थेरेपी भी करते हैं। एक होते हैं मेरी तरह साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, जो दवाई की नॉलेज कम जानते हैं, लेकिन एक इंसान को ह्यूमनिस्टिक, और इस उस इंसान की साइकोलॉजी क्या है, हर इंसान को के अंदर पोटेंशियल है, टैलेंट है, उसको देखकर उस इंसान को अपने ही दायरे में पावरफुल बना देते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। तो तीनों बहुत जरूरी है। तीनों वक्त वक्त से बड़े आगे आए, हमारे समाज में उनकी बहुत एडवांसमेंट हुई। लेकिन आज जो मेरे को सुनने को इतना मिल रहा है कि हमारे को सबको आज थेरेपी में एक अलग अलग टेक्निक चाहिए। एक टेक्निक सिर्फ बात करने से नहीं चलता, सिर्फ आप उनसे टेस्ट करा रहे हो, टेस्ट पेपर्स दे रहे हो, असेसमेंट करा रहे हो कि हाँ आपको ये बीमारी है, चलो अपनी बीमारी के बारे में बताओ, वो भी नहीं चल रहा है इतना। क्या लोगों के साथ आजकल चल रहा है कि जब उसको कहते हैं साइको स्पिरिचुअल काउंसलिंग, कि जिसमें हम एक इंसान को एक इंसानियत के तरीके से उसको देखेंगे, और उसके अंदर जो खूबियां हैं, जो टैलेंट है, और उसके अंदर अपने दायरे में जो पोटेंशियल है, उसको देखकर उसको हम कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। क्योंकि दुनिया में हर तरीके के लोगों की जगह है। हमें कोई स्टीरियोटाइप नहीं बनना कि हमारे को ऐसे ही होना चाहिए। हर इंसान के पास जो जो टैलेंट है, वो अपने तरीके से जिंदगी जी सकता है। और यही रीड का, मैंने देखा है, यही रीड का ऑब्जेक्टिव है कि आपका जो टैलेंट है आप बताओ। आपके सेंटर में हर तरीके के टैलेंट का ट्रेनिंग दी जा रही है। आप बस खुश रहो और सक्सेसफुल हो जाओ, इसमें तनाव कम होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एक रास्ता जो हम सबको देखना चाहिए, वो है आध्यात्मिक रास्ता, जिसकी वजह से हम अपने आप को डिस्ट्रेस कर सकते हैं। हमारी जो नीड्स है वो बहुत ज्यादा है, उसको हम कम नहीं कर सकते। जब तक हमारे सेंसेस है, हमारी इंद्रियां है, हमारी नीड्स बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हमारे को देखने को कितना कुछ मिल रहा है। अगर घर के अंदर नहीं मिल रहा तो गूगल में मिल रहा है, फोन पे मिल रहा है, यूट्यूब पे मिल रहा है। कहाँ तक हम अपने आप को रोकेंगे? राइट? तो इंजॉय करेंगे जिंदगी को, जैसा भी है, लेकिन कैसे इंजॉय करेंगे? अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे, सही रास्ता पकड़ेंगे। और अगर कुछ ऐसी हम चीजें देख रहे हैं यूट्यूब से जिससे हमारा मन करता है कि हमारे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और उसको हासिल करने के लिए, पाने के लिए हम मेहनत कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आप लोग रीड में बहुत खूबसूरती से कर रहे हो, और वो है एक दूसरे के साथ, इंसान का इंसानों के साथ रिश्ता, फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप। बहुत अच्छा लगता है जब सेंटर में सब इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, मन हल्का हो जाता है। तो इसको आपको रेगुलर रखना चाहिए। जो नहीं कर पा रहे हैं उनको इनेबल करो, उनको आप जिसे मोबिलाइजिंग कहते हैं, मोबिलाइज करो। जैसे लास्ट टाइम सारा या सबा ने शेयर किया था, कैसे उनके घर फैमिली में जा जाके
उसने ऐसा रिश्ता बना लिया कि आज पापा उन बच्चों के, उन लड़कियों के, उनको सेंटर भेजते, बहुत खुशी खुशी भेजते हैं। तो आप प्लीज इस इंटरेक्शन को, पॉपुलेशन जैसे एक दूसरे के साथ बैठना, माँ बाप के साथ बैठो, दादा दादी नाना नानी के साथ बैठो, बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास इस टाइम एक केस है जो बहुत ही क्रॉनिक, ज्यादा बढ़ा हुआ केस है, मानसिक प्रॉब्लम को लेकर। तो वो जब वो किसी के साथ बैठता है तो उसका मन खराब होता है, तो वो कहता है मेरा बैठने का मन नहीं करता, फिर मेरे को रिलैप्स हो जाता है। लेकिन आज वो उस लेवल पे आ गया है कि वो अकेला रह ही नहीं सकता, उसको दूसरों के साथ बैठकर उसका मानसिक संतुलन बना रहता है। तो इतना क्रॉनिक केस भी एक लोगों के साथ बैठकर अपने आप को ट्रीट कर सका, तो आप सोच सकते हैं कि सबके साथ बैठकर कितना अच्छा लगता है। तो अगर आपके जान पहचान में या फैमिली में कोई ऐसे जो अकेले अकेले रहते हैं, तो प्लीज उनको समझाओ कि एक दूसरे के साथ बैठकर मन हल्का हो जाता है। दूसरा है कि आप अपना जो जो आपकी नीड्स है, आपकी जरूरतें हैं, उसको आप डेफिनेटली बढ़ाओ, लेकिन उसके ऊपर नजरिया बदलो। कोई नहीं, सही लोग, जैसे हम लोग इस सही प्रोफेशन में है, हम इस सही प्रोफेशन में कभी नहीं कहते अपनी उम्मीदों पे को दबाओ। प्लीज अपनी उम्मीदें जारी रखो, आगे बढ़ो, लेकिन इस उम्मीदों को बढ़ाने के लिए एक ना जरिया बनो। तो एक बहुत ही प्यारे इंसान है इस दुनिया में, जिनका नाम मैं नहीं ले सकती, हमारे को अलाउड नहीं है। वो, उनकी कहानी आज सुनाना चाहूंगी, बहुत ही प्यारी कहानी है। तो वो दूसरे देश में रहते हैं, और वो एक छोटे से कमरे में रहते थे। तो ये मैं बता रही हूँ 1940 की वक्त। तो उनके 4-5 भाई, माँ बाप, तो छोटे से कमरे, पहले अच्छा घर था, बड़ा घर था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो सबके घरों में इतना ज्यादा बम फटे, घर सारे खत्म हो गए, देश के ऊपर भी कितना हानि आया। तो उनके घर भी सारा खत्म हो गया, बहुत बगीचे थे उनके घर के आसपास, वो सब खत्म हो गए। तो वो एक छोटे से कमरे में आ गए, फटी हुई जराब, हाथ उठाते थे तो उनकी किताबें, किताबों के ऊपर हाथ रखते थे, तो हाथ उठा के दीवारें होती थी, छोटा सा कमरा। लेकिन उन्होंने किताबें पढ़ पढ़कर अपनी दिमाग को सही घुमाया। तो कोविड के वक्त मेरे बहुत जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ ये बात शेयर करी, कि क्योंकि वो ट्यूटर्स है, टीचर्स है, डॉक्टर्स है, कि हमने बिल्कुल भी टीवी नहीं देखा, हमने कोविड के टाइम किताबों पे ज्यादा ध्यान दिया, उससे मानसिक संतुलन बना रहता है। तो इन इंसान ने भी, आज वो 90 साल से ऊपर हो गए हैं, वो भी सिर्फ किताबों पे ध्यान देते थे, तो उनका मानसिक संतुलन बना रहा था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में आप सोच सकते हैं कितनी प्रॉब्लम्स आ गई थी उनके ऊपर, उनके भाई की भी डेथ हो गई थी भूटान में, वर्ल्ड वॉर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ गई थी। चलो, फिर उन्होंने आ, उनके अंदर भी एक नीड थी, डिजायर थी कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करूं, मेरा मानसिक संतुलन बना रहे। उनको टीबी की बीमारी भी हो गई थी, डॉक्टर ने बोला कि आप 30 साल से ज्यादा नहीं जी सकते। अब उन्होंने एक बार, वो एक अपने दोस्त के साथ, सॉरी ये सीक्वेंस गलत हो गया, डॉक्टर ने ऐसे बोला, तो उनके जो एक दोस्त थे, उन्होंने बोला चलो मैं तुम्हारे को एक ऐसे इंसान के पास लेके जाता हूँ जो बहुत सारे लोगों के साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे गीता मैम आपके सामने बैठती है, आपके हेड सेंटर्स आपके सामने बैठ के आपको बात करते हैं, बिल्कुल वैसे वो एक ऐसे इंसान थे जो बहुत सारे लोगों के साथ, बच्चे थे, बड़े बूढ़े, उनके साथ बैठ के उनको सांत्वना देते थे। तो उन्होंने वो अपना एक काम बना लिया, उनका अपना पब्लिशिंग हाउस था, किताबें छापते थे, न्यूज़पेपर छापते थे। तो इस इंसान को वो, उनका फ्रेंड उनको मिलाने ले गए, तो वो भी उन ग्रुप में बैठ गए अपना मन हल्का करने। उनका आंखों से उनका ऐसा कांटेक्ट हुआ कि उन्होंने उनको अपना गुरु बना लिया। क्यों? क्योंकि पहली बार उनको नजर आया कि सक्सेस पाने के लिए एक नजरिया बदलना होता है, और एक सिंपल वे से और शांत वे से भी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो क्या था?
उन्होंने सीखा कि जब हम लोगों से मिलते हैं, दूसरों से बैठ के बातें करते हैं, उनका मन हल्का करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को लेकर हम उनकी प्रॉब्लम से उनकी प्रॉब्लम खत्म करने की चेष्टा करते हैं और उनको भी सिखाते हैं अपनी प्रॉब्लम कैसे ठीक करो, तो इससे हमारे अपनी एनर्जीज जो होती है, हमारी किस्मत बदल जाती है। तो अगर हमने अपनी किस्मत बदल दी है, आगे बढ़ना है, तो भाग दौड़ करने से, खींचा खाची करने से, रोने से, तनाव लेने से कभी भी किसी को बरकत या सक्सेस नहीं मिलता। सिर्फ एक दूसरे की मदद करने से आप देखोगे कि जब आप दूसरों की मदद कर रहे हो तो भगवान भी आपकी मदद पीछे से आराम से आपका सारी प्रॉब्लम्स खत्म करते। आज वो इंसान उस देश के तीसरे रिचेस्ट इंसान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, आज बिल्डिंग्स भी उनकी खड़ी है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और वो अपने बच्चों के लिए ले लो, बीवी के लिए ले लो, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और उन्होंने बस इतना ठान लिया कि मैं जो आज बना हूं, मैं सिर्फ दूसरों की मदद करके ही बना हूं। और यही पाठ उन्होंने 190 कंट्रीज में सिखाया कि दूसरों की मदद करो, उनकी बातें सुनो, उनकी हेल्प करो और अपने एरिया में काम करो। तो उनके साथ एक बहुत प्यारी बात हुई। वो एक अपने गुरु के एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उन्होंने बोला अपनी बीवी को कि मेरे गुरु एक यहाँ पे बहुत बड़ा कॉलेज खड़ा करना चाहते हैं। तो बीवी ने बोला, जानती हूँ। तो गुरु ने ही उन दोनों की शादी कराई थी। वो 19-21 साल के थे, तो गुरु ने उनकी शादी कराई। तो बड़े खुश थे दोनों एक दूसरे के साथ। उन्होंने अपनी वाइफ के लिए, जब वो वाइफ नहीं थी, गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, क्योंकि थोड़ा सा पुराने ख्यालात के थे, एक कविता लिखी। तो उससे दोनों को प्यार हो गया और गुरु ने दोनों की शादी करा दी, क्योंकि उनका एक ही रास्ता था जिंदगी का कि हमने अब हाथ में हाथ मिलाकर, कांधे से कांधे मिलाकर हमने दुनिया में नजरिया बदलना है। तो चलो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, क्योंकि हम दोनों का नजरिया एक ही। तो शादी भी वहां पे कहते हैं कि 30 साल की उम्र से ज्यादा शादी नहीं करते थे। बचपन थोड़े अच्छी उम्र में, छोटी उम्र में कर लेते थे। नजरिया एक होना चाहिए, फिर चाहे जितने भी साल एक दूसरे के साथ हो, वक्त निकल जाता है। तो वो पेड़ के नीचे बैठे अपनी बीवी से बात कर रहे थे। कहते मैं यहाँ पे अपने गुरु के लिए ये सपना पूरा करूंगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी खड़ा करूंगा। तो वो कहती है, बीवी कहती है, क्या बात कर रहे हो, आपका दिमाग खराब हो गया कि आप कैसे खड़ा करोगे, यहाँ पे एक पैसा तो हम कमा नहीं पा रहे हैं, कैसे खड़ा करेंगे? तो उन्होंने बोला, नहीं, मैं किताबें लिखूंगा। उन्होंने किताबें लिखी। आज उनकी किताबों की वजह से इतने बड़े बड़े, अमेरिका में उतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, उनके अपने देश में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमारे देश में भी उनका यूनिवर्सिटी, और कितनी बिल्डिंग्स ऑल ओवर उन्होंने दान दी हुई है इस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा के। क्योंकि उन्होंने ऐसी किताबें लिखी जिस किताबों से लोगों का भाग्य खुल गया, उनको इतना कुछ सीखने को मिला। राइट? तो ये उन्होंने अपने जिंदगी को जीकर तरीके से सिखाया कि अच्छा रास्ता चुनो, सक्सेस जरूर मिलेगा। चाहे वो आप फैशन इंडस्ट्री में जाओ, चाहे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाओ, चाहे आप ब्यूटी के कोर्स में जाओ, चाहे आप टीचर बनो, चाहे आप कोई भी काम करो, फार्मिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन सिंसियरिटी से करो और इतना मन लगा के करो कि आप वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, आप दुनिया के लिए भी कर रहे हैं। राइट? तो शायद रीड का भी नींव यही है कि वो दुनिया कर रहे हैं। सो बिल्कुल वैसे उन्होंने अपनी जिंदगी बढ़ाई और एक अमीर भी बन गए, और सिर्फ अपना नजरिया बदल कर। तो आप लोग जो यहाँ पे कर रहे हो उसमें तनाव मत करो। अगर आपको लगता है कि आप का कोई एक कुछ बनने का एक सपना है, तो उस सपने में शायद अगर आप अभी अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहे हो, किसी वजह से कोई तनाव है, कोई मतलब कोई अड़चन है, तो आप अपने सपने को सबसे पहले दूसरे लोगों के सामने लेकर आओ, उनको सिखाओ। कि मैं फैशन इंडस्ट्री
मैं कुछ बनना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरों के साथ भी ये ट्रेनिंग दूं। तो आप ट्रेनिंग दो उन लोगों को। कितने सारे लोग आपसे ट्रेनिंग मांगते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आप उनको करो। तो आप देखोगे कि जब आप दूसरों के लिए कर रहे हो, आपकी अपनी किस्मत बहुत बढ़ रही है। तो इसको आध्यात्मिक तरीका एक कहते हैं, जिससे आप में तनाव नहीं आएगा। तो जो लोग अपने तनाव को अपनी ग्रोथ का नजरिया बना लेते हैं, तो उनका तनाव क्या था? इनका जिनकी कहानी में सुना रही हूँ, उनका तनाव था कि जैसे मेरे भाई की मौत हो गई वर्ल्ड वॉर में, इतना थकाव, इतना तनाव हो गया वर्ल्ड वॉर में, इतना दुख, इतनी तकलीफ हो गई है, आगे तकलीफ दुनिया में कहीं पे नहीं होनी चाहिए। उनको तनाव था दूसरों तकलीफ का, कि दुनिया में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी इस तनाव को अपना ग्रोथ बना लिया। आपके अंदर भी कोई भी तनाव है, नहीं हो पाई है, मैं क्यों पढ़ूंगा, मैं इसलिए पढ़ूंगा, मैं इसलिए पढ़ूंगी ताकि मैं लोगों का तनाव खत्म करूं, ताकि मैं दूसरों को कुछ बनाऊं। आप सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ो, आप दूसरों के लिए भी पढ़ो। आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं करो, आप दूसरों के लिए भी काम करो। तो आप देखोगे आपका तनाव कम हो रहा है। मैं इस लड़के की कहानी जरा खत्म करना चाहती हूँ। हाँ, तो फिर अनीश की लाइफ में क्या हुआ? तो पहली मीटिंग्स में तो अनीश ने बहुत ये सारी अपनी कहानी सुनाई, और उसने अपने एम्बिशन, जो उसका एक एम्बिशन था, उसने वो शेयर करा। और उसने ये भी कहा कि जब मैंने अपना नजरिया बदल दिया, उसके साथ बहुत मेडिटेटिव एक्टिविटीज करी पुलकेची ने। तो उन मेडिटेटिव एक्टिविटीज से उसके अंदर जब वो आंखें बंद करके अपने मन को हल्का करता था और विजुलाइज करता था कि अब उसका नजरिया बदल गया है, अब वो तनाव एक रिटेलिएशन, एक रिवेंज, एक बदले के भावना से नहीं करेगा, लेकिन सबको माफ कर देगा। और सिर्फ इसलिए करेगा क्योंकि उसके अंदर ये टैलेंट है, और इस टैलेंट से वो दुनिया को बदलना चाहता है। तो उसने जब अपना नजरिया बदला, तो उसका मन हल्का होना शुरू हो गया। वो ये भी समझना शुरू हो गया कि जो वो अकम्पलिशमेंट्स जो वो बनना चाहता था, जो करना चाहता था, वो बहुत ही छोटे मन से कर रहा था, बहुत बड़े मन से नहीं कर रहा था। तो उसने अपना मन भी बदल दिया। अपने अंदर से जो डिप्रेशन था, जो मन मुटाव था, मेल मुटाव था, फ्रस्ट्रेशन थी, वो भी उसके अंदर से बदलाव आ गया, उसके अंदर पॉजिटिविटी आ गई। वो बाहरी सिचुएशन से, उसके अंदर जो बाहरी लोगों का बोलना कहना, उसकी वजह से जो उसके ऊपर असर हो रहा था, वो असर होना उसका बंद हो गया। उसने बोला ठीक है, मेरे को अगर बाहरी लोगों जो कह रहे हैं वो अपने तरीके से कह रहे हैं, वो शायद मेरी मदद करने के लिए कर रहे हैं, तो मैं उनकी बातों से क्यों अपने ऊपर इतना असर होने दे रहा हूँ? मुझे मालूम है मुझे दुनिया में क्या करना है। तो धीरे धीरे देखा कि उसके अंदर अपनी कैपेबिलिटी, अपने ऊपर एक विश्वास उसका बढ़ता गया कि जब मैं इतनी आगे बढ़ सकता हूँ, पास कर सकता हूँ, डिग्री ले सकता हूँ, आईएएस के लिए पढ़ाई कर सकता हूँ, तो मैं अपना नजरिया क्यों नहीं बदल सकता? तो जब उसने अपना नजरिया बदला, तो उसको अपने ऊपर एक विश्वास आ गया। उसके अंदर जितनी भी फिजिकल हेल्थ, शारीरिक प्रॉब्लम थी, वो सब खत्म होनी शुरू हो गई। बहुत ही वो स्ट्रॉन्ग हो गया। एक सेशन में उसने बताया कि वो कुछ लोगों के लिए मदद करना चाहता है जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड के हैं, जिनके पास बहुत कमियां हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो उस बात को लेकर उसने बोला कि अब मेरा जब नजरिया बदल गया है, तो मैं ऐसे लोगों के लिए जो मैंने सोचा था करूंगा, पहले मैं गुस्से से कर रहा था, बदलाव बदलाव के भावना से कर रहा था, अब मैं रियली अच्छे मन से करना चाहता हूँ। उसने एक एनजीओ शुरू किया, अनीश ने, बिल्कुल लाइक माइंडेड लोगों की तरह, कि अगर मैं लोगों में बदलाव चाहता हूँ, तो तो ऐसे लोग मेरी लाइफ में और आ जाए, जिनसे मैं एनजीओ शुरू करके दूसरे लोगों में बदलाव आएगा।
शुरू शुरू में एनजीओ का जो प्रॉब्लम, जैसे आप लोग भी देखते हैं जब आप ज्वाइन करते हैं रीड, आप लोगों के पास भी उतार चढ़ाव आते हैं, उसके भी उतार चढ़ाव थे, लेकिन उसको बहुत खुशी मिलती थी दूसरों की हेल्प करने में, और धीरे धीरे उसका काम बहुत स्मूथली चलने लग गया। सो एंड में ये मैं कहना चाहूंगी कि जब आप अपने अंदर की जो ताकत है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, और अगर आप बाकी कुछ चीजें हैं जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं, आप नजरअंदाज ना करके उनको अपनी एक स्टडी बनाएंगे, तो आप जिंदगी की जो भी उतार चढ़ाव है उससे आप महरूम हो जाएंगे, आप उस उतार चढ़ाव के शिकार नहीं बनेंगे। आपके अंदर एक रेजिलियंस आ जाएगा, मतलब एक ताकत आ जाएगी अपने सिचुएशन को हैंडल करने में, क्योंकि अब आपका रिश्ता आपके अंदर की ताकत के साथ बन चुका है, ना कि जो आप दूसरे आपसे चाहते हैं। तो सेल्फ नॉलेज बहुत जरूरी है, राइट? जब आप इसको गहराई से देखोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर का जो एक ईगो है वो खत्म हो जाता है। मुझे ये करना चाहिए, मैं नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, मुझे ये करना चाहिए, मैं नहीं करूंगी तो ये हो जाएगा, मैं उसको ऐसे नहीं बोलूंगी तो ऐसे हो जाएगा। तो हम ये सोच सोच के इतना तकलीफ में आ जाते हैं, इतना थक जाते हैं कि हम पढ़ाई पे हमारी कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले अपनी कंसंट्रेशन को ठीक करने के लिए माइंड को अपनी सांसों के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। आप देखोगे कि कैसे एक शक्ति आपकी जो दूसरों के साथ बंधी हुई है वो बार बार आपके दिमाग में आती है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, तो वो आपके अपने दिमाग में वापस आ जाएगी, आपके शरीर में वापस आ जाएगी। वक्त लगता है, 11 दिन करो, 21 दिन करो। ब्रेन कहता है 11 दिन, 21 दिन, 30 दिन और 90 दिन में ब्रेन में चेंजेस देखे गए हैं जब आप उसको कंसिस्टेंटली करते हैं। ठीक है, तो पहला आपको चेंज 11 दिन के बाद नजर आएगा, जब आप हर रोज ये मेडिटेट कर रहे हो, सांसों पे ध्यान दे रहे हो और दूसरों से अपनी शक्ति वापस ले रहे हो कि मैं अब दूसरों के बारे में नहीं सोचूंगा कि वहां क्या हो रहा है, कुकर की सीटी बज रही है, दाल चढ़ानी है, चावल चढ़ाना है, ये देखना है नहीं। जो काम कर रहे हो उसी वक्त वो करो, उसी पे ध्यान दो, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। धीरे धीरे अगर आप फार्मिंग कर रहे हो, क्रॉप्स पे काम कर रहे हो, आप कोई दुकान चला रहे हो, आप घर में खाना पका रहे हो, आप रीड में अपना ड्यूटीज कर रहे हो, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, उसी पे ध्यान दो। और जब लंच पे सबके साथ बैठो तो कुछ बात मत करो, लेकिन सिर्फ हंसने खेलने की बात करो। बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी तनाव हैंडल हो सकता है। जिंदगी जीना, जीतना और खेलने का, हारने का नहीं होना चाहिए। जिंदगी सिर्फ जीतनी चाहिए। उसमें कैसे जीतनी चाहिए? जब मैंने अपना नजरिया ही बदल दिया तो मेरे को जिंदगी में सिर्फ जीत ही मिलेगी। मैं हारूंगी क्यों, हारूंगा क्यों? नजरिया बदलना है अपने काम की तरफ। तो फाइनली अपने काम की तरफ नजरिया बदली, जीतना है, कुछ बनना है, अंदर से गुस्सा निकालो, दुनिया के लिए करो, आपके लिए खुद ब खुद हो जाएगा। दूसरी बात, दुनिया के ऊपर ध्यान पहले मत दो, पहले अपने आप सक्सेसफुल हो जाओ, फिर दुनिया के लिए करो। खुद को 104 बुखार होगा, दुनिया के लिए क्या करोगे, राइट? तो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, फिर दुनिया के लिए करो। और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, अपने बारे में ज्यादा सोचो, और तनाव उससे कम होता है, और मेडिटेशन करो, राइट? सो आज का यही टॉपिक था। ऑल राइट, ओके, थैंक यू।